हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एंटी एमिटिक्स ड्रग्स के बारे में। ठीक है। सो ये हमारे फार्माकोलॉजी का टॉपिक है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इस ड्रग की डेफिनेशन, इसके क्लासिफिकेशन, इसके इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और साइड इफ़ेक्ट, इन सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। सो एंटी एमिटिक्स ड्रग्स यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट नॉशिया एंड वॉमिटिंग। Both are not disease, but they both are symptoms that leads to any stomach problem. So एंटी एमिटिक्स ड्रग्स जो होती है ना, वो हम लोग यूज़ करते हैं नौशिया और वॉमिटिंग, इन दोनों चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। ये दोनों जो है वो डिजीज़ नहीं है, हमें पता है। दे बोथ आर सिम्टम्स, ये दोनों सिम्टम्स है कोई भी स्टमक प्रॉब्लम के। सो स्टमक के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो नौशिया और वॉमिटिंग पेशेंट को फील होगा। उसको इनिबिट या उससे पेशेंट को बचाने के लिए जो हम ड्रग यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं एंटी एमिटिक्स ड्रग्स। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एमिटिक्स ड्रग्स, इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर कुछ कैटेगरीज है। जैसे कि फर्स्ट है एंटी कोलाइनर्जिक ड्रग्स। अब एंटी कोलाइनर्जिक ड्रग्स क्या होती है? ये ऐसी ड्रग्स होती है जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये देखते हैं। ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, यानी कि ये जो ड्रग्स होती है ना, ये एसिटाइल कोलिन का जो एक्शन होता है उसको ब्लॉक करती है। एसिटाइल कोलिन क्या होता है? और न्यूरोट्रांसमीटर इन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन, जो कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के अंदर होता है, विच कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शन। सो वो जो जो एसिटाइल कोलिन होता है ना, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो कि क्या करता है, जितने भी इनवॉलेंट्री बॉडी के फंक्शंस होते हैं ना, जैसे कि नौशिया और वॉमिटिंग हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, तो वो जो भी चीज़ें हैं वो इनवॉलेंट्री में आ गई। ठीक है। उसके जो भी फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करता है ना जो एक्शन, उसको, उन ड्रग्स को हम लोग बोलते हैं एंटी कोलाइनर्जिक ड्रग्स। ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में। एग्जांपल्स क्या है? हायोजीन एंड डाइसाइक्लोमाइन, ये दोनों जो है एंटी कोलाइनर्जिक के एग्जांपल है, यानी कि ये दोनों ड्रग्स जो है वो इसके अंदर आती है। इसके अलावा सेकंड बात करते हैं एंटी हिस्टामिन एजेंट्स के बारे में। सो एंटी हिस्टामिन एजेंट्स क्या होते हैं? हिस्टामिन इज़ एन अमाइन। हिस्टामिन क्या होता है कि अमाइन है, फॉर्म्ड इन मैनी टिश्यूज़, जो कि हमारी काफ़ी सारी टिश्यूज़ के अंदर फॉर्म्ड होता है। इट इज़ फाउंड इन द वेनम्स ऑफ बीज, यानी कि बीज का जो वेनम्स होता है ना, वहाँ पर ये आपको मिलेगा। आल्सो हिस्टामिन इज़ रिलीज इन द बॉडी बाय मास्ट सेल। इसके साथ में जो हमारी बॉडी की मास्ट सेल्स होती है ना, वहाँ से भी रिलीज़ होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन कैन कॉज वेसोडाइलेशन। हिस्टामिन जो होता है ना, वो वेसोडाइलेशन कॉज करता है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है, यानी कि जो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है ये। इसके अलावा हाइपोटेंशन, यानी कि डिक्रीज ब्लड सप्लाई को रिड्यूस करता है हिस्टामिन। इंक्रीज गैस्ट्रिक सीक्रेशंस। सो अगर हिस्टामिन रिलीज होगा तो गैस्ट्रिक सीक्रेशंस, यानी कि HCl भी ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेगी। सो ये जो हमारे पास एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होती है ना, ये इस हिस्टामिन के सीक्रेशन को ब्लॉक करती है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, यानी कि जो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होती है ना, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये किस तरीके से बॉडी के मसल्स या सेल्स पर जाकर एक्ट करती है। सबसे पहले तो ये क्या काम करती है? ब्लॉकिंग हिस्टामिन रिसेप्टर्स, यानी कि जो भी हिस्टामिन के रिसेप्टर्स होते हैं ना, जो कि हिस्टामिन रिलीज होगा तो जिन जिन रिसेप्टर्स पे जाके लगेगा, वहाँ से ही जो रिएक्शन है वो कॉज होगी, तो उनके रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक कर देती है एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। प्राइमरी कौन से रिसेप्टर को करती है? ये H1 रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको जाकर ब्लॉक करती है, विच आर इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, जो कि एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें इसके एग्जाम्पल के बारे में, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, सो प्रोमेथाज़ाइन, डाइफेनहाइड्रेमाइन, सिट्रिज़ाइन, साइक्लिज़ाइन और मैक्लिज़ाइन, ये सारी कुछ ड्रग्स होती है जो कि हमारी एंटी हिस्टामिन ड्रग्स है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं थर्ड कैटेगरी के बारे में, जो कि है D2 एंटागोनिस्ट, या जिसको हम लोग प्रोकाइनेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। सो ये भी हमारी ड्रग की कैटेगरी है। इसकी अगर बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, यानी कि ये किस तरीके से जाके बॉडी में काम करती है, सो ऑल्सो नोन एज डोपामीन रिसेप्टर 2 एंटागोनिस्ट। सो इसका दूसरा नाम क्या है? डोपामीन रिसेप्टर 2 एंटागोनिस्ट। ये क्या करती है? वर्क बाय ब्लॉकिंग द D2 रिसेप्टर। जो हमारे D2 रिसेप्टर होते हैं ना, अ टाइप ऑफ डोपामिन रिसेप्टर इन द ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर D2 रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। उन D2 रिसेप्टर के ऊपर जाकर के ये काम करती है, उनको ब्लॉक करती है, और जो नौशिया और वॉमिटिंग है उसको रिड्यूस करती है।
अगर हम लोग बात करें इसके एग्जाम्पल के बारे में, मीटोक्लोप्रामाइड और डोम्पेरिडोन, ये दोनों जो ड्रग्स है वो इसके अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी के बारे में, जो कि है न्यूरोकिनाइन एंटागोनिस्ट। अब न्यूरोकिनाइन एंटागोनिस्ट क्या है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ब्लॉकिंग द बाइंडिंग ऑफ सब्सटेंस पी टू द NK1 रिसेप्टर्स। जो हमारे NK1 रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनको ये जाकर के ब्लॉक करती है, ठीक है। और NK1 रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, द वॉमिटिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन, ये हमारी ब्रेन का वॉमिटिंग सेंटर होता है। अगर बात करें इसके अंदर आने वाली ड्रग्स के बारे में, सो एप्रीपिटेंट, न्यूपिटेंट और रोलापिटेंट, ये तीनों ड्रग्स जो होती है वो इसके अंदर आती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बात करते हैं अगली कैटेगरी के बारे में, जो कि है 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब ये भी एक ड्रग की कैटेगरी है। अगर बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, सो 5-HT3 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट वर्क बाय द ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ सीरोटोनिन। तो ये कैसे काम करती है, ये ब्लॉक करती है, किसके इफेक्ट को ब्लॉक करती है, सीरोटोनिन के, ऑन 5-HT3 रिसेप्टर्स। सो जो 5-HT3 रिसेप्टर्स होते हैं ना बॉडी के अंदर, उसके ऊपर सीरोटोनिन का जो इफेक्ट होता है ना, उसको ये ब्लॉक कर देती है, ठीक है। प्राइमरली इन द GI ट्रैक, जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होती है ना, उसके ऊपर, ठीक है। एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू रिड्यूस नोशिया एंड वॉमिटिंग, इसके साथ में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी ब्लॉक करती है ये, टू रिड्यूस नोशिया एंड वॉमिटिंग, और उससे क्या होता है, नोशिया और वॉमिटिंग जो होती है वो रिड्यूस होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, यानी इसके अंदर कौन सी ड्रग्स आती है। सो ऑन्डासेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन और डोलासेट्रॉन और ट्रोपीसेट्रॉन, ये कुछ ड्रग्स हैं, ठीक है, जो कि हमारी 5-HT3 रिसेप्टर्स है, ठीक है। ये था हमारा पूरा क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं इंडिकेशंस के बारे में। सो इंडिकेशंस का दूसरा मतलब होता है यूजेस, यानी कि कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिसके अंदर ये ड्रग यूज़ ली जाती है। सो फर्स्ट तो हमें पता है मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन होता है ना, वो ट्रैवल करता है किसी भी व्हीकल के अंदर, तो उस मोशन की वजह से जो सिकनेस होती है उसको बोलते हैं मोशन सिकनेस, जिसके अंदर पेशेंट को नौशिया फील होता है, जिसके अंदर नौशिया वॉमिटिंग के केसेस में भी एंटी एमिटिक्स ड्रग्स जो है वो यूज़ होती है। इसके अलावा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, नौशिया वॉमिटिंग ड्यू टू कीमोथेरेपी। अगर कोई भी पर्सन कीमोथेरेपी ले रहा है, कोई भी कैंसर का पेशेंट है, तो उसको जो नौशिया और वॉमिटिंग फील होगा वो भी एंटी एमिटिक्स ड्रग्स यूज़ की जाएगी वहाँ पर भी। इसके अलावा प्रेगनेंसी में पोस्ट ऑपरेटिव सीक्रेशंस, यानी कि जब कोई भी पर्सन सर्जरी करवाता है ना, तो उसके बाद जो सर्जरी के बाद जो भी सीक्रेशंस होते हैं ना, नौशिया वॉमिटिंग, वो सब पोस्ट ऑपरेटिव सीक्रेशंस होता है, तो उस केस के अंदर भी हमारी एंटी एमिटिक्स ड्रग्स यूज़ होती है। इसके अलावा ड्यूरिंग रेडिएशन थेरापी, अगर कोई रेडिएशन थेरापी ले रहा है तो उसके अंदर भी ये यूज़ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं, जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी, कोमा और CNS डिप्रेशन। सो ये तीनों कुछ केसेस होते हैं जिनके अंदर हमें एंटी हिस्टामिन ड्रग्स जो होती है ना, उसको यूज़ नहीं करना है, सॉरी, ठीक है। इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें, यानी कि इन ड्रग्स का अगर हम लोग यूज़ करें तो उससे क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। सो ट्रैकिकार्डिया, यानी कि हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाना, ठीक है। इसके अलावा हाइपोटेंशन, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाना। साथ में ड्राई माउथ और एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। सो ये था हमारा पूरा टॉपिक। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इस PDF की ज़रूरत है तो आप NSG टेलीग्राम